हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया टर्की रिलेशन के बारे में। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्ड। राइट, गोल्ड की जो प्राइस अप और डाउन होती है तो इसके मैकेनिज्म को भी समझेंगे। एंड देन वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन पाकिस्तान का जो मुनीर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसको अब जो फील्ड मार्शल का एलिवेशन दिया जाएगा, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। राइट, ही इज गोइंग टू बी आई थिंक द सेकंड फील्ड मार्शल। तो वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चीज़ों को देखेंगे। एंड देन वी हैव ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। राइट, इट्स अबाउट बलोचिस्तान। राइट, तो सबसे पहले तो इससे ही शुरुआत करते हैं। How does the declaration of the Republic of Balochistan impact South Asia's geopolitical landscape? Analyze. दोस्तों आपको याद है ना, आज से लगभग एक महीने पहले हमने बलोचिस्तान की पूरे इतिहास को देखा था। हमने देखा था कि कैसे बलोचिस्तान को आज़ादी मिली। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है ये 14th को, भारत जो है ये 15th को, और बलोचिस्तान जो है ये 12th अगस्त को आज़ाद हो गया था। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान ने कैसे हड़प लिया। और हमने ये भी देखा था कि बलूचिस्तान का जो एक एजेंसी मैप था, याद आ रही है चीज़ें? आई होप आ रही होगी। आई होप यू आर डूइंग रिवीजन। आई होप यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी डिस्कस हियर। तो आपकी स्क्रीन पर है पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप। यहाँ पर आप पाकिस्तान के नॉर्थ से अगर स्टार्ट करें देन यू हैव केपी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा नाम का एक उनका प्रोविंस है, राज्य है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म मैंने अभी देखी, द डिप्लोमेट, जॉन अब्राहम साहब की एक फिल्म है। उसमें ये केपी वाला रीजन जो है वो शायद दिखाया गया है। आप देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। जब भी आपको वक्त मिले देखिएगा उसको। इट्स बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ सिचुएशन। और फिर आई एम नॉट सेइंग थिंग्स राइट, बट यू विल सी कि सुषमा स्वराज जी जो हैं उनका रोल किया था एंड थिंग्स। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक नाउ। तो ये पंजाब नाम का उनका एक राज्य है और सबसे जो वेल्थी स्टेट है पाकिस्तान का, दैट इज़ पंजाब। सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो भी पंजाब में रहते हैं। पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस जो है वो पंजाब का है। देन ऑफ कोर्स यू हैव सिंध प्रदेश, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ बलोचिस्तान। राइट, बलोचिस्तान का क्वेटा है उसका, जो बेसिकली अभी तक एक राज्य था पाकिस्तान का, लेकिन अब बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं कहूँगा कि ये जो देश है उसकी जो राजधानी है अभी, दैट इज़ क्वेटा। और यहाँ पर है ग्वादर, दिस इज़ अ पोर्ट। राइट, आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में चीज़ें पता होगी। वैसे हमने इसको काफ़ी डिस्कस भी किया है। तो नए स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो लेट मी टेल यू कि ये जो चाइना है उसने क्या किया है। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट मी स्टार्ट विथ दिस मैप हियर। चाइना ने क्या किया, एज यू नो कि रफली स्पीकिंग ये वाला जो पोर्शन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, ये अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। राइट, तो इसको हम POK या फिर POJK भी कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उसके ऊपर आप जाएंगे देन यू विल फाइंड चाइना। तो चाइना ने यहां से पूरा एक गलियारा बनाया है ग्वादर तक। राइट, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये CPEC प्रोजेक्ट जो है, इसमें चाइना ने ग्वादर में और ये पूरा जो रूट तैयार किया है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो भारत ने ये प्रश्न भी उठाया था चाइना के सामने, एंड दिस इज द रीज़न कि भारत ने कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि PO के क्षेत्र में से चाइना ने ये कंस्ट्रक्शन किया। तो भारत ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा पोर्शन है, ये फिलहाल अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको याद दिलाना पड़ा हमें, चाइना इज नोइंग एवरीथिंग। चाइना ने उस समय पर ऐसा कुछ जवाब दिया था कि अभी ये किसके कंट्रोल में है, पाकिस्तान के। तो वी आर नेगोशिएटिंग विद पाकिस्तान, जब आपके कंट्रोल में आएगा तब आपसे बात करेंगे। ऐसा ऐसा जवाब जो है वो चाइना ने भारत को दिया, एंड दिस इज द रीजन कि हमने इसको कभी ज्वाइन नहीं किया। तो ग्वादर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। लेकिन वेर इज इट, इट इज इन बलूचिस्तान। अब मजा आएगा। तो बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है। बलूचिस्तान के एक बहुत ही फेमस लीडर हैं मीर यार बलोच। उन्होंने 12 मई
2025 की बात है, जब उन्होंने बलूचिस्तान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, और ये बलूचिस्तान के इतिहास को भी अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के 1948 में एनेक्स किया गया, पाकिस्तान ने हड़प लिया बलूचिस्तान को। उससे पहले के इतिहास को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर हमेशा से ट्राइबल ऑटोनॉमी रही है। ब्रिटिश के कंट्रोल में था ये क्षेत्र, लेकिन ब्रिटेन जो है ये ओवरऑल कंट्रोल करता था, यानी बड़ी बड़ी चीज़ें ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, बाकी जो छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं दैट वाज कंट्रोल्ड बाय बलोची पीपल। तो यहाँ पर मीर यार बलोच ने ये भी एक अपील की है, यूएन को कहा है कि आप हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, राइट। और ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि एक हिस्टोरिकल ग्रीवियंस रहा है। जैसे मैंने बताया 1948 में फोर्सिबली एनेक्स किया गया। उसके बाद अगर आप बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इतिहास को देखेंगे तो 58-59 में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। वहाँ पर बलोच के लोग जो हैं तो उन्होंने आज़ादी को लेकर हथियार उठाने पड़े, क्योंकि धड़ाधड़ उनको मारा जा रहा था। फिर यही चीज़ आपको 63-69 के फेज में भी देखने को मिलेगी। फिर 1973 में भी ऐसी चीज़ हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने नवाब अकबर बुख्ती इनका मर्डर कर दिया, इनको असैसिनेट कर दिया। उसके बाद चीजें जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई। तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उसके बाद उसी समय में मीन्स उसी टाइम पीरियड में जो बीएलए है उसने पाकिस्तान पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ 71 टारगेट्स पर अटैक किया बीएलए ने, लिबरेशन आर्मी, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और लिबरेशन आर्मी, सॉरी नॉट लिबरेशन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए। तो 71 टारगेट्स पर अटैक किया, 71 टारगेट्स और 52 लोकेशंस पर इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया बीएलए ने। और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, और दूसरी तरफ ये जो बलूचिस्तान है तो उसने डिक्लेरेशन मीन्स इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेरेशन है वो बता दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। बलूचिस्तान में ये भी एक लंबे समय से प्रॉब्लम रहा है कि अगर इस क्षेत्र को देखेंगे तो रिसोर्स वाइज काफ़ी रिच है, गैस काफ़ी है, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे लोग गरीब हैं। एक लंबे समय से यहाँ पर लोग गरीब रखे गए हैं, या फिर गरीब हैं, इलिटरेसी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, मार्जिनलाइजेशन अगर आप देखेंगे देन यू विल नॉट फाइंड कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो मिलिट्री में, या फिर जैसे हमारे यहाँ पर आईएएस आईपीएस है तो वैसे वहाँ पर पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वहाँ पर आपको बलूची लोग जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक लंबे समय से यही चीज़, जो पॉलिटिक्स में भी यही सिचुएशन है, यू विल नॉट फाइंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि पाकिस्तान जो है खास करके जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पंजाब प्रोविंस जो है तो उसका डोमिनेंस है, तो यहाँ पर बलूचिस्तान जो है इट इज़ समवेयर अराउंड 44% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, और लगभग यहाँ पर कितने 15 मिलियन लोग रहते हैं, ऐसी कुछ पॉपुलेशन है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 15 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं, 15। उसके बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो अभी सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है कि मिलिट्री वाइज इट इज़ स्ट्रेच्ड, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। ऐसे चांसेस हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस की वजह से जो 1971 में हुआ, ऐसे होने के चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ऐसे समय में हमेशा से पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान जो है वो फोर्स का इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान फिर से कर सकता है, और अगर ये करेगा तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग मिस्टेक ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टेड है, इंटरेस्टेड है, तो CPEC है, ग्वादर पोर्ट है, तो ये क्लियरली रिस्क में है। ये बलूची लोग जो हैं ये CPEC और चाइना का विरोध करते आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है वो पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये टॉपिक पूरा जो है ये इंटरनेशनल हो जाएगा, इंटरनेशनलाइज हो जाएगा ये कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी तरफ ईरान है।
अब ईरान में एक ईरान और ये बलूचिस्तान का जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे बलूची सेपरेटिस्ट जो हैं तो उनके रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे इंस्पायर्ड ये क्षेत्र है सिस्तान वाला क्षेत्र। तो अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाता, ये गेम आप पूरी समझिए कि अगर पाकिस्तान से ये बलूचिस्तान जैसे अलग हो गया, राइट, ये डिक्लेरेशन दे दिया, तो अब ऐसी ही डिमांड जो है वो ईरान में सिस्तान क्षेत्र में भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ईरान जो है वो चाहते ना चाहते इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की सपोर्ट में आ सकता है। सो दिस इज अ थिंग। रही बात भारत के रोल की, 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इंडिपेंडेंस स्पीच को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि वी सपोर्ट बलूचिस्तान, हम उनके साथ हैं। लेकिन अब फिलहाल जो है भारत ने कोई ओपन डिक्लेरेशन नहीं दिया है। अगर यहां पर मीन्स सी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारी एजेंसीज जो हैं वो नहीं चाहती होगी कि पाकिस्तान जो है वो अब ये टेररिज्म और ये सारी चीज़ों को छोड़ दे? तो दुश्मन का दुश्मन जो है वो क्या होता है? दोस्त होता है। तो यहां पर पाकिस्तान को कंप्लीटली एक चेंज करने के लिए, एटीट्यूड में 180 डिग्री का चेंज आया, तो इसके लिए भारत विल डू ऑल द थिंग्स, राइट। जैसे हम देखते हैं ना कि चाइना अभी क्या कर रहा है, अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है, राइट। पाकिस्तान को नए फाइटर जेट्स और ये सारी चीज़ों को लेकर भी कुछ खबरें आती रहती हैं, मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें तो हमने देखी ही थी। तो यहां पर आई एम नॉट सेइंग कि ये जो 2016 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडिपेंडेंस डे पर ये जो स्टेटमेंट दिया था तो वो ऐसे ही हवा में चला गया, नहीं। यहां पर अभी हम ओवरटली यानी कि ओपनली हम बलूचिस्तान को भले ही रिकॉग्नाइज ना करें, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर विथ द स्ट्रगल ऑफ दिस बलूची पीपल। अगर ओपन सपोर्ट करेंगे तो क्रिटिसिज्म हो सकता है, इश्यू जो है वो एस्केलेट हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट हम कर सकते हैं। सो भारत डिप्लोमेटिकली एंगेज्ड है, डायस्पोरा आउटरीच, ये सारी चीजों से भारत जो है वो बलूची को सपोर्ट करता रहेगा। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की अभी बात करें तो अभी यूएन या फिर किसी भी देश ने ऐसा एक ओपन सपोर्ट नहीं दिया है। जो लोग एग्जाइल्ड लीडर्स हैं, जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने सपोर्ट दिया है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके बलूचिस्तान को रिकॉग्निशन मिले, इस प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं वो तो स्टार्ट हो ही चुकी होगी और हो भी गई हैं। द बलोच डिक्लेरेशन अंडरस्कोर्स ए ब्रॉडर डिमांड ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो लोग बलूचिस्तान के इतिहास को जानते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, कोई कहेगा कि भाई पाकिस्तान जो है तो फिर हम इम्पार्शल ही रहते हैं सारी चीज़ों में, तो फिर पाकिस्तान के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर उन्हें दे दो, राइट। कश्मीर में रहने वाले कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो फिर उनकी भी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको इतिहास देखना पड़ेगा। इलीगली कोई आज लेट्स से आपका एक बहुत बड़ा घर है, राइट, बड़ा छोटा डजंट मैटर, लेट्स से आपका 5 कमरों वाला एक घर है, तो कोई आकर उस एक कमरे में रहने लगे, राइट। एक बार आपके घर में आया, आप उसको जानते थे, आपने कहा हाय हेलो, आपने चाय पिलाई, और फिर वो एक कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर वहीं पर रहने लगता है। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं अब एक काम करते हैं, ये जो एक कमरा है ना वो उसके नाम हम रजिस्टर करवा देते हैं? बलूचिस्तान के पूरे इतिहास को देखेंगे एंड देन यू विल रियलाइज के पाकिस्तान ने जो कश्मीर में किया ना, इलीगली ऑक्यूपाई किया, वैसे ही इलीगली बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई किया। एंड दैट्स द रीजन कि यहां पर हम क्लियरली और ओपनली कह सकते हैं कि भारत जो है वो बलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो परिस्थिति बलूचिस्तान की है वही परिस्थिति भारत की है। भारत का भी एक क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान ने कब्जे कर लिया है, और कुछ क्षेत्रों को कब्जा करने के बाद, इलीगली कब्जा करने के बाद, वो गिफ्ट में, जैसे चाइना उनका दामाद हो वैसे उसने वो पोर्शन जो है वो गिफ्ट में भी चाइना को दे दिया। अब हमारा चाइना के साथ भी वो ट्रबल चल रहा है। अक्साई चीन वाला पोर्शन है, दूसरा भी एक पोर्शन है, उसको लेकर पता नहीं कब सॉल्यूशन मिले। प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट किए? उन्होंने। भुगत कौन रहा है? हम। सेम थिंग गोज विद बलूचिस्तान एज वेल। तो ये जो डिक्लेरेशन है ना, इट अंडरस्कोर्स ए ब्रॉडर डिमांड फॉर जस्टिस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट।
Moving on to next topic, dear friends, this one is about India and Turkey. टर्की ने क्लियर सपोर्ट दिया पाकिस्तान को, और वो भी युद्ध के समय में। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया टर्की रिलेशंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, राइट। और हमारे देश में बॉयकॉट कैंपेन चले, राइट। ट्रेड जो है वहाँ से जो सेब आ रहे थे, एप्पल्स आ रहे थे, तो वो भी यहाँ के ट्रेडर्स ने बंद कर दिया, कह दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए ये एप्पल। टूरिज्म और एविएशन सेक्टर में भी आपको इसकी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। एक सेलेबी नाम की उनकी कंपनी है, टर्किश कंपनी है सेलेबी। तो ये जो सेलेबी है, ये बहुत सारे एयरपोर्ट्स को ये लगेज और सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों का काम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट इनके पास था। सिक्योरिटी क्लियरेंस इसका रिवोक किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया इनके साथ। 15,000 जितने लोग जो हैं वो इसमें काम करते हैं ये सेलेबी में। इट वॉज ए बिग मिस्टेक बाय दिस टर्किश गवर्नमेंट कि उन्होंने इस प्रकार का स्टैंड लिया। हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। जब अर्थक्वेक आया था तो भारत ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से वहाँ पर सपोर्ट भेजा था, और हमारे देश के पब्लिक सेंटिमेंट जो है दे आर अगेंस्ट टर्की एट प्रेजेंट। वी आर बॉयकॉटिंग एंड वी शुड बॉयकॉट इट। टूरिज्म जो है तो 60% ड्रॉप देखने को मिला है। बहुत सारी टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स ने भी उनके प्रमोशंस और ये सारी चीजें बंद कर दी हैं। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया टर्की के टाइज डीप नहीं थे, स्ट्रेटेजिक डीप नहीं थे, लेकिन हाँ कल्चरली और अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों पर दे वेर कोडियल, गुड, ओके, राइट। ट्रेड, काउंटर टेररिज्म को लेकर बातचीत चल रही थी। 2017 में यही एर्दोगान जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे। उस समय पर ट्रेड और काउंटर टेररिज्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये अब जो स्टेप उठाया है उन्होंने, राइट, तो उन्होंने सारी चीज़ें कैलकुलेट की होगी। उनको आतंकवाद ज़्यादा प्यार है तो फिर भुगते। रिजॉल्विंग द क्राइसिस रिक्वायर्स रिकैलिब्रेशन एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। देखिए, अब हम इमोशंस की बात होगी, अब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं। डिप्लोमेसी में इमोशंस उतने ज़्यादा काम नहीं करते हैं, उसमें लॉजिक को ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो दिस इज ए थिंग, राइट। अगर आप डिप्लोमेट होते हैं तो फिर आप क्या करते? सोचिए, आप ऐसा करते कि भाई चलो अब तुर्की से कोई भी चीज़ नहीं, व्हाट यू विल डू इज, तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ओके, हमने उन पर प्रेशर डाला, ओके, इज देयर एनी वे? तुर्की हमें सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप कैन बी तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दे। इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू? तो बैक चैनल में इस प्रकार के डायलॉग्स स्टार्ट हो सकते हैं। चीजें कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एटलीस्ट डिटैच या फिर क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। अब ये सरकार को सोचना है कि ये किया जाए या क्या। लेकिन यहां पर ये चीज जो है, जो तुर्की वाली या डिप्लोमेसी वाली जो मैंने बात बताई, दिस is a sort of an example of critical analysis. This is how you need to think from different angles. Okay, moving on to next topic. This one is about Pakistan. How does the post ceasefire situation in Pakistan reflect internal instability and challenges? अब देखिए, वहां पर तो यही है कि भाई उनकी जीत हो चुकी है, और ये जो मुनीर हैं उसको प्रमोट करके अब फील्ड मार्शल बनाया जाएगा, राइट। अपनी छवि को सुधारने की कोशिश है। ये रियलिटी ये है, बुरी तरह से हार हुई है, पिट चुका है पाकिस्तान, राइट। सरकार के पास भी कोई, वैसे वहाँ की अभी जो सरकार है उसको तो आर्मी नहीं बिठाया, लेकिन सरकार के पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो कोई ऐसा कोई ऐसी चीज़ों के खुद बखान कर सके या फिर कोई चीज़ ऐसे जिस पर गर्व ले सके, नहीं। तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, और अभी सिचुएशन ऐसी हुई है कि वहाँ के बहुत सारे लोग, खास करके जो ऑफिसर्स हैं, वो भी ये मानने लगे हैं, आर्मी के ऑफिसर्स, कि ये जो मुनीर हैं ये थोड़ा पागल है। ये एक एवॉइडेबल सिचुएशन को, जो ये भारत के साथ युद्ध ना करें उसमें ही भला है, तो ऐसी चीज़ों को, एवॉइडेबल वॉर को क्रिएट कर रहा है।
General Asim Munir's faces growing dissent amid accusations of corruption and incompetence. एक the guardians of honor. Let me write it down here. The guardians of honor. एक ऐसा लीक्ड लेटर आया है और इसमें बताया है कि ये बहुत करप्ट है, बहुत ही भ्रष्ट है और इनकॉम्पिटेंट है. बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो अब ये मान रहे हैं कि ये पूरा कश्मीर वाला इश्यू इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि इन चीजों से देश को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, देश यानी कि पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट किया जाए. इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस वहां पर चल रही है और ज्यादा खराब होती जा रही है. राइट, अगस्त 2023 तक अगर हम आंकड़ा देखें, ये पाकिस्तान का ही आंकड़ा है, राइट, तो वहां पर 3700 जितने टेररिस्ट के इंसिडेंट्स हुए हैं और ये 3700 टेरर इंसिडेंट्स में 3896 लोगों की जान गई है. इसमें सिविलियंस भी है और मिलिट्री वाले भी हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया ना इससे पहले की डिस्कशन में कि 1971 में जो मिसकैलकुलेशन किया था, ऐसी ही चीजें जो हैं वो अभी पाकिस्तान में चल रही हैं. वहां के जो टेररिस्ट हैं तो उनकी श्मशान यात्रा में पाकिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं उनके फ्लैग्स में, और सॉरी उनकी कॉफिन्स में, और पाकिस्तान के कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो हैं वो वहां पर ये क्या कहते हैं, जनाजे में जा रहे हैं, श्मशान यात्राओं में जा रहे हैं. सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जेल्ड प्राइम मिनिस्टर आई वुड से, इमरान खान जो हैं, उनकी जो पीटीआई है उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है. वहाँ पर सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान को, मीन्स वहाँ के यंगस्टर्स और लोग जो हैं वो दे आर सपोर्टिंग इमरान खान, और मुनीर जो हैं उसका विरोध करने लगे. ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है. आपको यहाँ पर बैठकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है. इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज अभी तक क्या था, वहाँ की जो यंगस्टर्स, वहाँ के आवाम जो हैं, पाकिस्तान की जनता, उनको हमेशा से पॉलिटिशियंस पर नहीं लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पर बहुत भरोसा रहा है. हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया है. लेकिन अब एक बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है कि अब वहाँ के लोग जो हैं वो भी आर्मी को, पहले तो आर्मी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा था, अब बहुत सारे लोगों को आर्मी पर डाउट क्रिएट हुआ है. और बहुत सारे लोग जो हैं, ये तो खास करके पीटीआई वाले जो हैं, वो तो खुलेआम मीन्स विरोध कर रहे हैं आर्मी का. इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, यू नो इट वेरी वेल. अब फूड सिक्योरिटी की हालत भी खराब होगी बिकॉज ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी. तो हर तरह से घिर चुका है ये पाकिस्तान. राइट, जनरल मुनीर्स अथॉरिटी में फेस बैकलैश एमिड कोलैप्सिंग इकोनॉमी एंड वर्सनिंग internal security. Then we are on topic number 4, and this one is about how does the increasing heat index impact energy consumption and urban living in India. Discuss solutions. मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. आई एम श्योर हम सब किस प्रकार की जो गर्मी है उसको सह रहे हैं, खास करके सिटीज़ में तो इट इज़ अनबेरेबल. और जो आंकड़ा आता है ना, मीन्स लेट मी टेल यू समथिंग दैट गोज इन माय हाउस एवरी डे, राइट. मेरे जो फादर हैं तो वो मोबाइल फ़ोन में ये चेक करते हैं, वेदर का जो ऐप आता है ना उसमें, तो उन्होंने वो विजेट मैंने सेट कर दिया उनकी स्क्रीन पर, तो वो चेक कर सकते हैं भाई सनराइज सनसेट कब है, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में क्या क्या टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आती है. तो ही चेक्स द टेम्परेचर एवरी सिंगल डे. और मेरे साथ जब भी डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, तो ये वेदर की बात तो आती है, एंड ही टेल्स मी कि भाई आज हमारे शहर का टेम्परेचर जो था दैट वाज लेट्स से 42 डिग्री सेल्सियस, राइट. लेकिन द थिंग इज इट डज नॉट फील 42, इट फील्स 47, इट फील्स 48. एंड आई एम श्योर दिस हैपन्स एवरीवेयर, एंड इट्स नॉट जस्ट आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर, हम सब ये फील करते हैं. दिस इज अ रियलिटी. हमारे यहाँ पर आई थिंक इससे पहले भी हमने डिस्कशन की थी इस विषय पर कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो एक पर्टिकुलर जगह पर से नापा जाता है.
लेकिन जो अर्बन हीट ट्रैप्स हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स हैं, हमने मुंबई वाला एग्जांपल देखा था कि कुछ 10 किलोमीटर के डिफरेंस में आपको 13 मीन्स 10 किलोमीटर वाले जो एक एरिया यहाँ पर एक एरिया दूसरे 10 किलोमीटर का हाट कोपर एंड देयर वाज अनदर एरिया पारी हिल्स और समथिंग, तो उन दोनों के बीच में टेम्परेचर वॉज 13 किलोमीटर के डिफरेंस में कुछ 5-7 डिग्री का डिफरेंस था ना, हमने देखा था, या फिर उससे ज़्यादा था। तो सिटी के अंदर अलग अलग पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जो हमें फील होती है हीट, इट इज़ मोर देन जनरली व्हाट वी सी ऑन द वेदर एप्स। और जब भी हीट बढ़ती है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, राइट। हमारे देश में आप देख लीजिए, पिछले अगर कुछ सालों में आप देखेंगे तो जो एसी एयर कंडीशन है, तो उसकी डिमांड पिछले 4 सालों के अंदर डबल हो चुकी है। 4 सालों के अंदर डबल। 40% अर्बन और 16% रूरल एरिया में अब आपको एयर कंडीशंस देखने को मिलते हैं। एयर कंडीशन बेसिकली अफोर्डेबिलिटी की वजह से लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई, एक बार ये अफोर्डेबल हो जाए तो फिर हर कोई पंखे को निकालकर एसी यूज करेगा। एसी की हवा मजा आती है, इसमें कोई ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि एसी इज नॉट गुड या फिर मजा नहीं आता। एसी फील्स वेरी वेरी गुड। एसी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, विल टॉक अबाउट इट एज वेल। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे आपके साथ शेयर करना है। बट द थिंग इज, जितने ज्यादा एयर कंडीशंस आएंगे उतने ज्यादा हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट होती है। अभी यूएसए में वहां पर कुछ एनर्जी एफिशिएंट ह्यूमिडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी उन्होंने निकाली है। यहां पर क्या होता है, जितने ज्यादा एसी, तो एसी जो है इट विल रिमूव मॉइस्चर एज वेल। तो इसको कैसे हम हैंडल करें, ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। आने वाले समय में हर कोई एसी लगाएगा, और लगाना भी चाहिए आई वुड से, लेकिन एज फार एज ग्रीन एनर्जी से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हो। सेकंड थिंग कि ये जो डीह्यूमिडिफिकेशन है, ये टेक्नोलॉजी हमें अचीव करनी है कि ये मॉइस्चर जो है ये सारी चीज़ें चली ना जाए वातावरण में से, क्योंकि सिर्फ हम नहीं रह रहे हैं, ये हम शेयर करते हैं दूसरे लिविंग क्रीचर्स के साथ। तो वी नीड टू अडॉप्ट ड्यूअल अप्रोच। एक तो एक्टिव और एक पैसिव है। एक्टिव में ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया यूएसए ने निकाली है, डीह्यूमिडिफिकेशन, तो ये चीज़ हमें चाहिए। कूलिंग टेक्नोलॉजीज जो भी नहीं है, एसी को और ज़्यादा कैसे हम बेटर बना सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी, कम पावर में ज़्यादा कूलिंग, तो ये चीज़ें। पैसिव कूलिंग में जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, क्ले टाइल्स लगा दी, राइट, खस कर्टेन्स पहले देखने को मिलते थे, अब नहीं देखने को मिलते हैं। खस कर्टेन्स आर वेरी वेरी गुड, राइट, ये हीट को अंदर आने से रोकते हैं। और हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर रहा है, क्ले वॉल्स, राइट, इंसुलेट करना घरों को, तो ये चीज़ें हमें वापस लाने की ज़रूरत है। अंधाधुन कांच की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं यहाँ पर। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई दुबई में भी कांच की बिल्डिंगें देखने को मिलती है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप कितना भी अच्छा ग्लास लगा ले, उससे अच्छी बिल्डिंग्स तो ऐसी, मीन्स आपको चंडीगढ़ की कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रकाश जितना चाहिए वो आएगा, लेकिन एक शेडो भी क्रिएट होगा, तो उतनी गर्म नहीं होगी आपके रूम्स और आपकी ऑफिसेस। तो ये सॉल्यूशंस हैं, राइट। लेकिन हमारे यहाँ पर हाई राइजेस को बनाया जा रहा है और बिना सोचे समझे क्लाइमेट रेजिलिएंट डिज़ाइन को ही हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कूलिंग नीड्स सस्टेनेबिलिटी, राइट। और एसी के बारे में जो मैं एक पॉइंट बता रहा था, तो वो ये था कि एक LKY है, राइट। LKY यानी कि ली कुआन यू, ये सिंगापुर के एक बहुत बड़े लीडर थे। वो जब नहीं रहे, मीन्स आज से लगभग 5-6 साल पहले, कोविड के पहले की बात है। आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट आई डू रिमेंबर द फैक्ट दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, वो उनके जब ये नहीं रहे LKY, तो फिर वो उनकी फ्यूनरल में गए थे। फ्यूनरल इन द सेंस ऐसा श्मशान यात्रा में नहीं, बट उसके बाद जो होती है ना ऐसी फ्यूनरल, वहाँ पर गए थे। इतने अच्छे रिलेशन है भारत और सिंगापुर के। तो LKY जो है, उन्होंने ही सिंगापुर को हमेशा के लिए चेंज किया, एक नए लेवल पर ले गए। तो बेसिकली LKY कहते थे कि
एसी ने क्या बदलाव किया, एसी की वजह से क्या बदलाव है, एसी की वजह से ये बदलाव आया कि जो ट्रॉपिकल एरिया है जहां पर आप ऑफिस में बैठ नहीं पाते, इतनी गर्मी होती है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसी जगहों को प्रोडक्टिव बनाने का काम इस टेक्नोलॉजी ने किया है, एयर कंडीशन ने। उनकी बात सच है, आई एग्री विद इट, बट इसको हमें सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, इसको हमें और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो जिनके घरों पर वो क्या कहते हैं टिन के रूफ्स हैं उनके वहाँ पर, और इतने गर्म होते हैं, अनबेरेबल हो जाते हैं। ये एक बॉयलर के अंदर रहने के बराबर है। ये एक बड़ा जो क्या कहते हैं उसको ओवन के अंदर रहते हैं, ऐसा लगता है, फील होता है। तो we need to change this thing, isn't it? Moving on to last topic, right? I'm going to be a bit quick here, right? Running out of time now. Gold. How does this historical and economic significance of gold compare to other stores of value like crypto and stocks? Discuss. Gold हमेशा से एक आकर्षण रहा है, मीन्स हमेशा से तो नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब रोमन सोल्जर्स जो हैं उनको सैलरी कैसे दी जाती थी पता है? नमक देकर, सॉल्ट देकर। और ये जो शब्द है ना सैलरी, वो इसी चीज़ की वजह से आया है। और ऐसा होता था कि आपको एक बड़ा आपको एक बड़ा वो क्या कहते हैं कार्ट लेकर जाना पड़ता था टू गेट योर सैलरी, इन द सेंस आपको सॉल्ट लेने के लिए, ऐसी सिचुएशन। फिर गोल्ड जब आया तो एक बहुत ही एक सिक्का दे दिया और सैलरी दे दी। तो गोल्ड हमेशा से, एक इतिहास से आप देखेंगे तो गोल्ड इज ऑलवेज एंड्यूरिंग। इसकी रेयरिटी भी है और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये दो चीज़ों की वजह से गोल्ड जो है वो हमेशा से हॉट फेवरेट रहा है। दूसरे ऐसे मिनरल्स हैं, दूसरे ऐसे मेटल्स हैं, लेकिन गोल्ड है। तो गोल्ड की प्राइस जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो एक चीज होती है, जब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी होती है तब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है। जब इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि यार शेयर बाजार जो है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेट्स से ट्रंप साहब ने कोई टैरिफ पॉलिसी लगा दी, ट्रंप साहब ने वहाँ के फेड के जो पॉवेल साहब हैं तो उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया, ऐसे सिचुएशन में गोल्ड बढ़ेगा। क्योंकि इंस्टेबिलिटी जब आती है, मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है, तब लोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, दैट इज गोल्ड। डच ट्यूलिप वाला केस पता है? जैसे क्रिप्टो के पीछे लोग पड़े थे ना, क्रिप्टो करेंसी ले लो, बिटकॉइन चाहिए, वो चाहिए, फलाना दिखना। एक वक्त ऐसा था जब डच टुलिप, वहां पर लिटरली टुलिप, राइट, एक फ्लावर है कि गार्डन में अगर ये टुलिप का फ्लावर है तो माना जाएगा कि ये तो बहुत पैसे वाला है। ऐसी दिस इज अ रियल थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। आज से 150-200 साल पहले कुछ की बात है, आई फॉरगॉट, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था ये। तो लोग पैसे दे देकर ये प्लांट लगाते थे। डच टुलिप की इतनी ज्यादा वैल्यू थी, अचानक से सारे पैसे सभी के डूब गए। कुछ करोड़ोंपति लोग जो थे वो गरीब हो गए, उनके पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि सारे पैसे जो हैं वो ये ट्यूलिप में लगाए थे। लेकिन गोल्ड जो है अभी तक तो हमेशा से, मीन्स एक लंबे इतिहास को, आप 2-3 हज़ार के इतिहास को देखेंगे, देन यू विल फाइंड गोल्ड जो है वो 2,000 जितना समथिंग अराउंड, राइट, यू विल फाइंड गोल्ड जो है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जब वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में तो गोल्ड की प्राइस अप होती है, जब चीज़ें शांत होती है तो गोल्ड की प्राइस स्टेटिक हो जाती है। गोल्ड में कभी फॉल भी ऐसा देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि गोल्ड कभी नीचे ही नहीं गिरा है, राइट। आप यू विल फाइंड इन 1975-76 के टाइम पर, 2008 के टाइम पर गोल्ड जो है उसकी प्राइस ड्रॉप हुई थी, लेकिन उसके बाद ये स्टेबल रहा है। सो गोल्ड रिमेन्स अ यूनिवर्सल मेजर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। एंड विद दैट I would like to end today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.